वो सेलेक्ट है ना ब्लूटूथ। ठीक। चलिए, अब समझिए कि लिबरल का लेना देना क्यों है नेशनलिज्म से। ठीक है, अभी तक समझ में आया आपको? ऐसे तो नहीं पढ़ रहे थे कि स्टोरी है, साइंस समझ रहे हो उसके पीछे का। ठीक है, अब समझो आगे। वेयर डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है? पहली चीज, लिबरल क्या होता है पता है? कल बात हुई थी, लिबरल क्या होता है बेटा, पता है? लिबरल लोग क्या होते हैं? लिबर्टी का मीनिंग पता है? लिबर्टी का मीनिंग होता है फ्री फॉर्म में जीना, मतलब ना किसी के दबाव में, ना किसी को दबा के। समझ में आ रहा है? खुश मतलब अच्छे से रहना, ना किसी के दबाव में रहना, और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ना। मतलब बेसिकली दे वांट टू लिव इन अ सोसाइटी इन अ फ्री फेयर मैनर, फ्री एंड फेयर मैनर। समझ में आया? तो ये जो लिबरल सोसाइटी थी, अब पिछले साल पढ़ा ना लिबरल रेडिकल, तो वो लिबरल थॉट है। लेकिन लिबरल्स यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है? हाँ, एजुकेटेड मिडिल क्लास को। इनने अपने साथ कौन सी फीलिंग अटैच करी? हाँ, तो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो यहाँ पे नेशनलिज्म फीलिंग को लिबरलिज्म के साथ जोड़ा, पहले धर्म के साथ नहीं जोड़ा। धर्म तो बाद में आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। लेकिन पहले कैसे जोड़ा गया कि यूरोप में जितने भी लोग रहते हैं, दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट लिबरल, वो लिबर्टी के साथ नहीं जी रहे हैं। स्टार्ट करो, स्टार्टिंग कैसे हुई थी इस चैप्टर की? पिक्चर दिखाई थी, उसमें किसकी तरफ जा रहे थे वो? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो पूरा जो आइडिया है सोशलिज्म का, नेशनलिज्म का, वो किस पे बेस्ड है? लिबर्टी पे बेस्ड है, कि लिबर्टी चाहते हैं वो लोग, चाहते हैं फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू लिव इन अ फेयर मैनर। ठीक है, और यहाँ से जो है, इसलिए जो पूरा आइडिया है नेशनलिज्म का, वो किसके आसपास गुजरता है? आइडियोलॉजी ऑफ लिबर। लिबर का मीनिंग क्या होता है? फ्री। लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। जस्ट व्हाट आई जस्ट, समझ में आया? जो अभी कहा मैंने वही चीज लिखी हुई है, कि लिबरलिज्म जो है वो क्या होता है। और लिबरलिज्म ने जो है वो दो चीजें आपको प्रोवाइड करता है। पहला, पॉलिटिकल फ्रीडम, साथ ही साथ इकोनॉमिक। कल नेपोलियन बोनापार्टे की कहानी पढ़ी थी, तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि नेपोलियन ने एक चीज तो दे दी थी, इकोनॉमिक फ्रीडम दे दी थी। लेकिन एक चीज जो है वो मिस हो गई थी, कौन सी? पॉलिटिकल फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम तो मिल गई थी, पिछली क्लास से पढ़ा था अपन ने, कि जो नेपोलियन बोनापार्टे है उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को तो हिलाया नहीं, सब कुछ अच्छा किया। लेकिन एक चीज देना भूल गया, वो क्या था? सेंसरशिप, टैक्सेशन, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट। ये सब नहीं होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में कोई कोई इंसान कुछ भी बोल सकता है, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज है ना। मैं प्रॉपर क्लास पढ़ा रहा हूँ और बीच बीच में एक गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोल पा रहा हूँ। आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीडम टू स्पीच है। अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं उसको मीम बना के भी शेयर कर सकता हूँ, और गुस्से में भी बोल सकता हूँ, अनलेस किसी के रिलीजियस और ऐसा कुछ हर्ट ना हो जाए। समझ में आ रहा है? ठीक। तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आएगा, व्हाट डज लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर? व्हाट डज लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर? इसके बैकग्राउंड में कौन लोग हैं लिबरलिज्म के? हाँ, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिबरलिज्म जो है पॉलिटिकल स्फीयर में कैसे काम करेगा? इकोनॉमिक फ्रीडम तो समझ में आई गया लिबर्टी के लिए। पॉलिटिकल स्फीयर में कैसे काम करेगा? कि वो गवर्नमेंट के जो है उसके कंसेप्ट को, इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। मतलब पहली बात कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे बननी चाहिए? कंसेंट के द्वारा। कंसेंट मतलब हम चुने जाए, हम जब तक नहीं चुनेंगे गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबरलिज्म जो था वो ऑटोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेज जो है, क्लर्जी वाला जो प्रिविलेज है, ऑटोक्रेटिक जो नोबिलिटी वाला है, उसके साथ जुड़ गया था। क्योंकि लिबर्टी तब से ही आ गए थे ना जब,
याद है आप लोग को वो जो उसमें सिंबल्स थे, लिबर्टी, ब्रोकन चेन और ये सब जो थे, वहीं से तो आया था ना लिबर्टी का कंसेप्ट, कि हमें अब जो है वो किसी के अंडर नहीं रहना है, ना क्लरिकल प्रिविलेजेस मिलेंगे, क्लर्जी वाले भी नहीं मिलेंगे, ना नोबेलिटी वाले प्रिविलेजेस मिलेंगे, सब बराबर है, इक्वालिटी पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। तो वहां से आइडिया आ गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट होनी चाहिए जहां से रिप्रेजेंटेशन हो। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनने ये भी बोला 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे कि किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक नहीं होना चाहिए। समझ में आया? मतलब उनका मतलब ये कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल चीज है कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी से पढ़ने की सब लोग जो है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, जिनके पास प्रॉपर्टी है वो अपनी सरेंडर कर दें और सबके पास बराबर बराबर पैसा होना चाहिए। लेकिन वो आइडियोलॉजी थोड़ी अलग है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। सोसाइटी में सबके पास अगर बराबर पैसा होगा तो सोसाइटी में कोई किसी का काम नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो मैं बताऊं, शॉप में लड़के काम करते होंगे, अब तुम बोलो बराबर पैसा है तुम्हारा और उसके पास तो क्यों काम करेगा तुम्हारे से? सिंपल सी बात है ना। तो सोसाइटी अलग काम करती है, उनका सोचने का तरीका। येट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ऐसा कनेक्शन था उसका। फिर इकोनॉमिक स्फीयर में हमने पढ़ा था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, ये सब चीजों की बात करी थी। तो लिबरलिज्म को आप जोड़ सकते हो इन सब फैक्टर्स से, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में। पॉलिटिकल क्या था कि जो राइट्स होते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ये सब चीजें जोड़ सकते हो। और इकोनॉमिक स्फीयर में क्या था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, अबॉलिशन ऑफ स्टेट, इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। मतलब बेसिकली जो ट्रेड होता है उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रीडम मिले, है ना। अगर मुझे ये वाला सामान बाहर बेचना है या बाहर का सामान लेके खरीदना है यहाँ पे, तो उसमें जो है वो बराबर बराबर लॉज होने चाहिए दोनों तरफ से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ अलग लॉ चल रहा है वहां अलग लॉ चल रहा है, तो बिजनेस डिस्टर्ब होता है इससे। ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस क्या थे उस समय पे? जैसे डिफरेंस इन वेट एंड मेजर, मतलब वहां पे सपोज 1 किलो इसको माना जाता है, ठीक है, दूसरी कंट्री में। तो इस इतना वजन जो है हमारे यहाँ तो 1 किलो बड़ा वजन होता है, यहाँ अलग होता है। वेट सेम होने चाहिए ना। तो पूरे वर्ल्ड में 1 केजी मतलब 1 केजी होता है, पता है ना ये चीज। अगर तुम 1 किलो गेहूं खरीदोगे इंडिया में और अमेरिका में 1 किलो गेहूं नापोगे, बराबर आएगा कि नहीं? क्यों है ऐसा? क्योंकि पूरी दुनिया ने उसको स्टैंडर्ड वेट माना है, मीटर को स्टैंडर्ड यूनिट माना है। माना है ना। 1 मीटर इतना होता है, तो हर कोई को पता है कि 1 मीटर इतना ही होता है। समझे? ये किसी ने पहले से डिसाइड करके रखा है कि भाई इतने को अपन 1 मीटर बोलेंगे, दुनिया को बोला ऐसा होगा, बोले हाँ ऐसे ही होगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, सपोज 1 मीटर जो है वो इतना होता है दूसरी कंट्री में, और हमारी कंट्री में इतना होता है, तो फिर ट्रेड कर पाओगे? नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट होने चाहिए, जो नेपोलियन ने करा भी था। ठीक। अब एक सेकंड रुको, पॉज करना। आज की पूरी क्लास तो उसी पे जा रही है कि न्यू मिडिल क्लास कौन थी, लिबरलिज्म क्या था। आपको लग रहा है ये चीज, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरुआत नेपोलियन कोड वगैरह से तो कर ली कल, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना वो ज्यादा तरीके से समझाया नहीं जाता बुक में टीचर्स के द्वारा। वो ज्यादातर यूनिफिकेशन और ये सब पढ़ाते हैं, लेकिन ये एग्जाम में आ जाता है। यहाँ पे एक और चीज आपको नोटिस करनी है, जैसे यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी वाज डिमांडेड। मतलब एक ऐसी यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब कि यार यहाँ पे सब बराबर चलेगा। जैसे हमारे यहाँ जो वेट मेजर होते हैं वहां भी यही होने चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ देखो, इन 1834, ये ईयर याद रखना, ठीक है, क्योंकि अभी जो बाकी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इससे पहले की हिस्ट्री पढ़ेंगे। कस्टम यूनियन और जोल्वेरियन, कौन थे ये जोल्वेरियन? was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German state। ठीक है, एक यूनियन बनाई थी इनने, कस्टम यूनियन, इसकी इकोनॉमिक कंडी मतलब ये इकोनॉमिक जो एक्सचेंज और इन सब के लिए। और यहाँ पे कितने लोगों ने ज्वाइन किया? जर्मन स्टेट्स जो थे, जर्मन स्पीकिंग लोग थे, उनके स्टेट्स ने भी जो है वो ज्वाइन किया कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। उसने क्या कहा? टैरिफ बैरियर, टैरिफ समझता ना, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे टैरिफ लगाती है। तो यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स और रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 टू 2। मतलब तो 30 स्टेट है, 30 अपनी अपनी करेंसी चला रहे हैं।
जैसे हमारे यहाँ तेल खरीदना होता है तो हमको डॉलर में खरीदते हैं, ठीक है, या कोई भी व्यापार करना होता है तो डॉलर में होता है, क्योंकि डॉलर को एक पावरफुल करेंसी माना जाता है और उसमें एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट लोग। ऐसा जरूरी नहीं कि डॉलर में ही करो, रुपी में भी करते हैं, कि रुपी की उतनी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए डॉलर्स में खरीदते हैं बाकी देश, क्योंकि डॉलर जो है वो पावरफुल करेंसी है। लेकिन डॉलर सबसे ज्यादा पावरफुल करेंसी नहीं है। ये इसमें ध्यान समझे। यूरोस जो है वो ज्यादा पावरफुल। यूरोस अमेरिकन डॉलर लगभग बराबर ही है, लेकिन समहाउ नॉर्वे वगैरह ये जो है ये सबसे ज्यादा अमीर देशों में आते हैं। अमेरिका अमीर है, लेकिन सबसे ज्यादा डेवलप नहीं। अपन लोग जो है अमेरिका को बहुत वो करते हैं ना, लेकिन अमेरिका है पावरफुल है, लेकिन आर्मी के बेसिस पे। और वहां का जो डॉलर है वो इकोनॉमिक मार्केट संभालता है। अगर वो चाहे तो इंडिया को एक दिन में जो है वो खत्म कर सकता है। अब बोलो कैसे? बिना वॉर के, ना बम पटके, नेट खत्म कर देगा, गूगल शट डाउन कर देगा, तुम्हारे ईमेल फीमेल, सॉरी, फीमेल नहीं, ठीक है, मतलब ईमेल जीमेल जितने भी हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे? आओगे जानी? क्या? तो लगा लो। चश्मा अभी भी लगा है तुमको? कब? अच्छा। बेटा थोड़ा साइड हो जाएगा, उसको देखने में हेल्प। आगे क्यों नहीं बैठी तुम? एक सीट और लाएंगे यार, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक। बेटा मेरे पास, मैं 7वीं क्लास चश्मा लगा रहा हूँ, तो कभी भी ऐसे करके ऐसे करते हैं तो फिर सही से दिखता नहीं है, लेकिन चश्मा साफ करना पड़ता है ऐसे। है? मैं नहीं दिख रहा था? तो तुमने फिर आंखें मली और मैं दिखने लगा? अच्छा, ठीक है। है कंसेप्ट है भाई अपने अपने। तो करेंसीज बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और सारी करेंसीज की जगह हटा के उसको यूनिफॉर्म बनाने के दो करेंसी बस यूज करेंगे, ठीक है। 30 करेंसी से टू, मतलब बेसिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए सारे स्टेट्स जो थे वो आपस में इकट्ठा हुए कि हम लोग जो है अब जो है इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी लाएंगे। मैंने आपको रीजन बता दिया कि ऑब्वियसली यार कहीं पे 1 मीटर इतना होगा, कहीं पे 1 मीटर उतना होगा, तो ऐसे चल नहीं पाएगा ना थोड़ा। और फिर ये कहीं पे जो है वो टैक्स ज्यादा है, कहीं पे टैक्स कम है, तो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पाती। उसके बाद क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में चले गए अपन, लेकिन जो जो करा जा रहा था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए, वो सब चीजें जो है वो लेकर आई गई। समझ में आया? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि द वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्टैंडर्ड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाह रहे थे, बेसिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाह रहे थे, उसको ही कहीं ना कहीं प्रमोट करता है कहाँ का? सेंटीमेंट ऑफ नेशनलिज्म। कैसे? देखो, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कब सुधरेंगी? हाँ, लेकिन ये सब कौन चाहता है? इकोनॉमिक कंडीशन कौन चाहता है स्टेबल होना करना? लिबरल। लिबरल चाहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेब्लिश करना, बोलो हाँ। लेकिन लिबरल जो है वो सोसाइटी के टॉप मोस्ट मेंबर नहीं, ये कंट्रोल किया जाता है रूलर से और एरिस्टोक्रेट से, बोला हाँ। रूलर भी एरिस्टोक्रेट्स का ही वो चलता रहता है, हर जगह देखे हमने, है ना, कि अमीर लोगों की रूलर से चलती है। जैसे जो हम आपके शहर के सबसे अमीर आदमी किसी ना किसी विधायक का दोस्त हो रहा होना है, गारंटी है, होता ही है, ठीक है। तो बेसिकली इन लोग जो थे वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनको चेंजेस चाहिए। तो अगर इनको चेंजेस चाहिए तो इनको किससे लड़ना पड़ेगा? ये चीज समझ में आई? हमको अगर महंगाई कम करवानी है तो हम अंबानी से बोलेंगे कि हमारे कंट्री के रूलर से। लेकिन ट्रेड कौन करता है? तुम्हारे पास है खरीदने का इतना दम? नहीं है ना?
इनके पास भी नहीं। इनके पास इन्हीं के लिए काम किया जाता मैक्सिमम, ताकि ये अमीर होते हैं। जी। हाँ, लेकिन इनके पास पावर क्या है कि अगर ये काम करना बंद कर दें तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये काहे के काम कर पाएंगे। तो सोसाइटी क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। समझ में आया? लेकिन स्टिल इनको इकट्ठा करना, कमजोर लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे सामने जो है वो कोई गुंडागर्दी करके चले जाए, सबके सब यहीं खड़े हैं, ठीक है, लेकिन किसी ने किसी को मार के चला गया, हम लोग सब यहीं खड़े हुए हैं, जैसे तो खिड़की के बाहर ऐसे झांकेंगे, ठीक है, और जानवी भी झांकेगी ऐसे करके, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। चलो, तो सब लोग देखेंगे, लेकिन उसमें से कितने लोग होंगे जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, बचाने में ऑब्वियसली एक या दो, है ना? लेकिन अन्याय होते सबको दिख रहा है। तो ये जो काम है ना, बड़ा आसान नहीं है कि गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाओ आप। हाँ, शुभ का फोन आया था मेरे को।